हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है मौन निमंत्रण कविता का व्याख्या। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित यह कविता है। अगर यह वीडियो आपके लिए सहायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मौन निमंत्रण, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव में यह कविता संग्रहित है जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। मौन निमंत्रण सुमित्रा नंदन पंत की एक प्रसिद्ध कविता है। इसका रचना काल नवंबर 1923 है। आगे चलकर यह कविता पल्लव 1926 में संग्रहित हुई। इस कविता में छायावाद की कई प्राथमिक विशेषताएं मौजूद हैं। प्रकृति में मनुष्य को देखने की प्रवृत्ति का सुंदर उदाहरण है यह कविता। इसमें बाल सुलभ जिज्ञासा को अपने सुंदर रूप में देखा जा सकता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी इस विशेषता को यह कविता अच्छी तरह दर्शाती है। पंत ने कौतूहल भाव से यह बताया है कि प्रकृति के विभिन्न उपादानों से उन्हें आमंत्रण के संकेत मिलते हैं। मतलब यह कि प्रकृति संवेदनशील मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आकर्षण के कई पक्षों को इस कविता में जिज्ञासा और कौतूहल के साथ प्रस्तुत किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत ने मौन निमंत्रण कविता की शुरुआत रात की प्रकृति से की है। वे लिखते हैं कि रात में चांदनी फैली हुई थी। चांदनी में किसी तरह की चंचलता नहीं थी, वह स्थिर थी। उस चांदनी में डूबा हुआ संसार नादान शिशु की तरह चकित भाव से मानो सोया हुआ था। सोए हुए संसार की पलकों पर मानो अनजान सपनों का विचरण हो रहा था। ऐसे समय में मैंने देखा कि आकाश में फैले हुए सितारों के बीच कोई है जो मुझे चुपचाप इशारों से निमंत्रण दे रहा है। वह कौन है मैं नहीं जानता। पंत ने प्रकृति के कई दृश्यों को रखते हुए मौन निमंत्रण के भाव को व्यक्त किया है। जब विशाल आकाश सघन मेघों से भर जाता है और गरजता है, तब लगता है कि उसने तमस का रूप धारण करके गर्जन की है। बादलों के छा जाने के बाद हवा की गति ऐसी लगती है मानो वह लंबी सांसें ले रही हो और उसके बाद बरसात की प्रखर वृष्टि होने लगती है। इन सब के बीच जब चंचल बिजली चमकती है तो मुझे लगता है कि इस बिजली में कोई है जो मुझे चुपचाप मेरी तरफ इशारा कर रहा है। बसंत ऋतु में धरती अपने यौवन अवस्था में होती है। वह यौवनोचित सौंदर्य भार से युक्त होती है। उसकी सुंदरता को देखकर वसंत मधुमास के भौरे अपनी गुनगुनाहट से अनुगुंज भर देते हैं। इस ऋतु में फूलों का खिलना ऐसा लगता है मानो किसी वियोगी के हृदय से कोमल उद्गार उच्छ्वास के साथ निकल रहे हों। खिले हुए इन फूलों के बीच कोई है जो सुगंध के बहाने मेरे पास अपने संदेश चुपचाप भेज देता है। अगला दृश्य समुद्र का है। हवा समुद्र की ऊंची लहरों को मथकर फेन फेन कर
देती है। ऐसा लगता है मानो समुद्र फेन के आकार का हो गया है। फेन में बुलबुलों का संसार निर्मित हो जाता है। जब बुलबुले बुदबुद होकर बनते बिगड़ते हैं तब वे व्याकुल मालूम पड़ते हैं। बुलबुलों से हुए इस व्याकुल संसार को बनाने वाली हवा पुनः इसे बिखेर भी देती है। वह ऐसा क्यों करती है, यह सब अज्ञात सा लगता है। इन दृश्यों के बीच समुद्र की लहरों से किसी का हाथ इशारे करता हुआ कवि को मालूम पड़ता है। अगला दृश्य भोर का है। भोर अपने प्रभाव में विश्व को ले लेती है। भोर के प्रभाव को व्यक्त करते हुए पंत लिखते हैं कि वह सुनहला प्रकाश, सुखद वातावरण, शोभाशाली छवियाँ और असंख्य सुगंधों में विश्व को डुबो देती है। भोर होते ही झुंड पक्षी अपने कोमल कंठ स्वरों से धरती आकाश के और छोर को एक कर देते हैं। ऐसे समय में मेरी अलसाई हुई पलकों को पंखुड़ियों की तरह कौन आकर चुपचाप खोल देता है। घने अंधेरे में डूबा हुआ संसार अब तक एकाकार था और उग रहा था। डरपोक झिंगुर चिपकर अपने समूह के साथ झनकार पैदा कर रहे थे। उनकी तेज आवाज़ से तंद्रा के तार कांप जा रहे थे। उनकी आवाज़ से उन्नीदापन दूर हो जा रहा था। रात के अंधेरे में जुगनुओं के बीच कोई था जो मुझे चुपचाप अपनी जलती बुझती चमक से चुपचाप रास्ता दिखा रहा था। सुबह स्वर्णिम छाया में डूबी थी। सुबह सुबह कलियां खिलने के क्रम में थी, मानो वे अपने हृदय के द्वार खोल रही थी। किशोर उम्र के भौरे कलियों की सुगंध से मानो बेचैन हो उठे थे। उनकी तड़प मानो गुंजार बनकर सुनाई पड़ रही थी। इसी बीच दुलकती हुई ओर की बूंदों में कोई है जो अपने इशारे के कारण मेरी निगाहों को अपनी ओर चुपचाप खींच लेता है। कविता के अंतिम हिस्से में पंत लिखते हैं कि दिन भर ढेर सारे गंभीर कामों को संपन्न करते हुए एक स्वर्णिम समापन की तरह कवि संध्याकाल तक पहुँचते हैं। फिर रात में सूने एकांत बिछावन पर थक कर लेट जाते हैं। कविता की इन अंतिम पंक्तियों पर पहुंचकर पता चलता है कि पंत ने यह कविता स्वयं को स्त्री रूप में रख कर लिखा है कि वह अपने चुपचाप व्याकुल प्राणों को रात में विश्राम और तसल्ली प्रदान करती हूँ। तब न जाने कौन चुपचाप कवि सपनों के लोक में घुमाने ले जाता है। वह लोक छाया से बना होता है और बहुत आकर्षक होता है। पंत उस अज्ञात को द्युतिमान को कहते हैं, अर्थात वह प्रकाश पुंज की तरह है। पंत इसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे द्युतिमान, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे अबोध और अज्ञानी मानकर मेरे जीवन के अनजान रास्तों को सुगम बनाते हो। तुम मेरे कानों में अपने सुंदर गान भर देते हो। तुम मेरे सुख और दुख के साथी हो, मगर मैं नहीं जानती कि तुम हो कौन।